हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। और इसमें हम आज की टॉपिक क्या रहेगा, नॉर्मलिटी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी पे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बाद 3-4 लॉज हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद चैप्टर हो जाए समाप्त। मतलब टोटली बच्चों हम लोग का 6-7 लेक्चर सॉल्यूशन में जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ हमने बोला है, PYQ आप तो करवाएंगे बेटा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। लेने का कभी भी नहीं, टेंशन लेने का कभी नहीं, टेंशन हमेशा देने का यार। और बिंदास लड़ना, और बिंदास तुम लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। क्योंकि आज पढ़ोगे ना, कल और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके साथ साथ में मैंने क्वेश्चन लाया हुआ है कि पहले ये जो हमने कल का टॉपिक करवाया था उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया हूँ। कंसंट्रेशन टर्म हो चुका है, मोलरिटी वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज हो चुकी है। डेंसिटी, मोलरिटी का डेंसिटी स्मॉल एम इक्वल टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये सारे फार्मूले तुमने पढ़ा हुआ है ना। मोल कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया था, सॉल्यूशन में आते चल मैंने वो सारी चीज बताया। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। फिर उसके बाद आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने 2-3 आपसे क्वेश्चन ले आए हैं, जैसे कि आप सॉल्व करो इसे और देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और इससे एनालिसिस करके वर्क करो इस पर, ठीक है। क्योंकि ऑल एवरीथिंग, इनफैक्ट आप तो बस एक ही कर सकते हो, पेपर दो, एनालिसिस करो, उस पर वर्क करो, दैट फैक्ट। बस यही लास्ट है, तुम्हें यही करना पड़ेगा। पेपर दो, एनालिसिस करो, उस पर वर्क करो। 3 पॉइंट याद रखो, पेपर दो, एनालिसिस करो, उस पर वर्क करो, दैट्स ऑल। बस इसी पे वर्क करो। देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। इफ सी वाटर इज एज्यूम टू कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब भैया वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे दिया है, 40 ग्राम दे दिया है वेट ऑफ सोल्यूट पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर, देन परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म। देखो क्या दे दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब इफ सी वाटर इज एज्यूम टू कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है। और बाई वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे दिया है, 40, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया है, पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर, मतलब सॉल्वेंट दे दिया है। सॉल्वेंट कितना दे दिया है, 200 ग्राम, ठीक है। तो पूछा क्या है, देन परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो मास परसेंटेज कितना सॉल्यूशन बनेगा ये बताना है। तो भैया इसे सॉल्व करो और फिर बताओ मुझे। जैसे हमें वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, सॉल्यूट क्या दिया है भैया, सॉल्यूट इसमें क्या दिया है, नमक है, साल्ट है, साल्ट का वेट कितना दिया है, वेट दे दिया 40 ग्राम, तो 40 हो जाएगा अपॉन टोटल वेट कितना दे दिया है भाई, सॉल्व करो। क्लियर आ रहा वीडियो, 1 मिनट तो वीडियो क्लियर हुई, चलो क्लियर हो जाए। देखो टोटल वेट सॉल्यूशन का कितना दिया है, 200 जीरो जीरो टटा 4 1 4 1/5 4 5 20 और 1/5 मतलब 0.2 1/5 मतलब 0.2 वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया भाई। 0.2% आ चुका है।
5। ओ भाई, ओ लल्ला, क्या किया जाए, गलती हो रही, देख लो, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या क्या आपने नहीं ध्यान दिया? 40 ग्राम सोल्यूट का है, हमने लिखा 200 ग्राम सॉल्यूशन का है, लिखा। अरे यार, परसेंटेज लगाना भूल गए। 100 दूना 200 और 2 टू जा 4 20, मतलब वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 20। 20 राइट आंसर है, 20 है, 20 है। ठीक है, अब इसका देख लो, इसका देख लो सॉल्यूशन क्या दे रहा है। इसका कितना दिया है? 2 मोल, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है। 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब भैया 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 भैया, सुनो 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 सुनो, यहाँ से हमें ग्राम निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। अरे यार, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। मोल कितना दे दिया है? 2। गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 100। तो भैया गिवन मास कितना आ गया? 200। 200 ग्राम हमारा वेट ऑफ सोल्यूट आ गया। वेट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया हमारा? 200 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया है? डिजॉल्व इन 1900 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब वाटर का वेट कितना दे दिया है? 900। मतलब ये सॉल्यूट का दे दिया है और ये सॉल्वेंट का हो गया। सॉल्वेंट का कितना दे दिया है? 900 ग्राम। 900 ग्राम। तो पूछा है परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालो भाई। अभी सेम फार्मूले लगे थे, अभी सेम फार्मूले तो तुम्हें उपयोग करके करना पड़ेगा। देखो दिया कितना है, दिया कितना है, हाँ, वेट ऑफ सोल्यूट निकालो 900 अपॉन 900 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट मतलब 900 प्लस, अरे यार यहाँ पे सॉल्यूशन दिया था, यहाँ पे 200 ग्राम ऑफ सी वाटर ऑफ परसेंटेज। भैया भैया सुनो सुनो, यहाँ पे सॉल्यूशन हमें दिया गया था 200 ग्राम, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जोड़ना पड़ेगा। मतलब 900 प्लस 200 इंटू 100। अरे यार, ये सॉल्यूट का हुआ, ये सॉल्वेंट का मास हुआ, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब सॉल्यूशन मिलेगा। तो 900, आप इन दोनों को जोड़ो तो 1100 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, और 900 बाई 11 कितना हो जाएगा? इसे डिवाइड करो भाई, इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 18.18 समथिंग आएगा, 18.18 परसेंटेज आएगा, 18.18% आएगा। देख लो भाई, देख लो, देख लो ये चीज़, 18.18% आ गया। ये दोनों क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आपके स्क्रीन पे एक बढ़िया से क्वेश्चन आ गया, खूब प्यारा सा, खूबसूरत से आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इसे सॉल्व करिए और फिर आंसर बताइए। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, और प्रयास करने के बाद जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वो सुधारा जाए। ठीक है, क्योंकि गलतियों तो सुधारने का मौका बार बार नहीं मिलता। यहाँ पे सुधार सकते हो, लेकिन नीट में जब एग्जाम दोगे वहाँ पे नहीं सुधार सकते हो, इसलिए अभी सुधारने का मौका मिल रहा है, सुधारो। बोला क्या है? 0.5 मोल, क्या दे दिया? मोल दे दिया। और बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 78 होता है, शायद देख लेते हैं। 6 होता है। तो 12 इंटू 6 प्लस 6, 12 छन 72, हाँ, और 6 तो 6 2 8 78, मतलब मुझे याद है, चलो 78 होता है। वॉट डिजॉल्विंग 2 मोल ऑफ टॉल्विन, टॉल्विन मतलब C6H5 CH3, C6H5 मतलब 72.5, जो 72.5 कितना हो जाएगा सर? 72.5 77,
77 हो गया। चलो देख लेते हैं यार, सॉल्व कर लेते हैं ना, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। चलो सॉल्व करते हैं। टॉल्विन का C6H5CH3 यही फार्मूला होता है। तो C7 मतलब 7 इंटू 12 प्लस 5 2 7 मतलब 7 5 2 7 7 और 84 प्लस 7 84 प्लस 7 84 91 कहीं गड़बड़ हुआ 5 2 7 84 7 91 कितना आ रहा है भाई देखो, 91 आ रहा है। अच्छा भैया अच्छा सुनो 91 है ना, 91 बेंजीन टॉल्विन का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है मान लो 92, अप्रॉक्स मान के चलो 92 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मॉलिक्यूलर वेट 92 दिया है और मोल, चलो अब निकालते हैं बहुत तेजी से, निकालो भाई। देखो मोल क्या दिया है बेंजीन का, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोल बेंजीन का 0.5 इक्वल टू वेट हमें निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का 78 तो मतलब 5/10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना नीचे जीरो लग जाता है, इक्वल टू वेट अपॉन 78, ठीक है। तो 10W इक्वल टू 78 इंटू 5/5, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 78 इंटू 5/10 तो 5 2 जा 10 तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 2 3 जा 6 39 आया। देखो वेट जो हुआ बेंजीन का वेट 39 आया कि नहीं, हाँ आया, देख लो यार सॉल्व करो। वेट बेंजीन का 39 आ गया, ठीक है। ये हटा देते हैं, ठीक है। ये वेट आ गया बेंजीन का, ये वेट आ गया बेंजीन का, बेंजीन का वेट आ गया। अब हमें वेट कितना निकालना है, टॉल्विन का, टॉल्विन का वेट निकालना है। तो हम फिर पढ़े हैं मोल इक्वल टू मोल, मोल कितना दे दिया है, अरे यार इसी फार्मूले पर आते हैं। मोल कितना दिया है 2, ठीक है, मोल दे दिया है 2। वेट ऑफ टॉल्विन निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 92 होता है, तो वेट ऑफ टॉल्विन कितना आ जाएगा 92 इंटू 2 मतलब 184 आ जाएगा, ठीक है। अब वेट ऑफ टॉल्विन वेट ऑफ बेंजीन दोनों आ गया। क्या निकालना है, मास परसेंट। मास परसेंट हमने क्या पढ़ा है, इसमें कौन सॉल्यूट हो जा और कौन सॉल्वेंट हो जा, ये सोचो, कौन सॉल्यूट हो जा कौन सॉल्वेंट हो जा, ये सोचो भाई, सोचो कौन सॉल्यूट हो जा और कौन सॉल्वेंट हो जा, ठीक है, सोचो। चलो तो पूछा क्या है, फाइंड परसेंट ऑफ बेंजीन, मतलब अरे यार बेंजीन का पूछा है तब क्या यार परेशान होना। बेंजीन का मोल कितना आया, सॉरी मास कितना है 39 आया, अपॉन टोटल वेट कितना आया, टोटल वेट मतलब 184 प्लस 39 184 प्लस 39 इंटू 100 तो 139 हो जाएगा अपॉन 184 प्लस 39 मतलब 1। इसे सॉल्व करते जो आएगा वो आंसर होगा। इसे अब सॉल्व करना तुम, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, यही पे इसी टाइप में तुम चौथा नहीं पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हो, इसका तुम सॉल्व करो। अब सॉल्व करना है इस पे, चलो ये करते हैं। 60 ml ऑफ लिक्विड फर्स्ट, मतलब भैया वॉल्यूम पहला कितना दे दिया है, लिक्विड ए था कितना दे दिया 60 ml, और मिलाते हैं वी एंड सॉल्यूशन वाज मेड अप ऑफ 300 ml। ओहो बोला है 60 ml ऑफ लिक्विड ए मतलब 60 ml लिक्विड ए का है, मिलाते हैं बी से, एंड सॉल्यूशन जो बनता है मतलब सुनो सॉल्यूशन जो बना है वो 300 ml का बना है, ठीक है। तो पूछा है फाइंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ लिक्विड बी इन दिस सॉल्यूशन, तो बी में कितना सॉल्यूशन रहेगा, यही पूछा है ना, हाँ यही पूछा है। तो भैया सुनो हमने क्या पढ़ा है,
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ा है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब 60 ml दे दिया है मान लो, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 300 दे दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई? सोचो और जल्दी बताओ, सोचो सोचो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोल पा रहे हो यार। 300 माइनस 60 मतलब 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाए? 240। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ बी कितना दे दिया है? 240। तो फिर हमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो भैया क्या कर दें? 60 कितना निकालना है? वैसे बीटा निकालना है, तो बीटा मतलब 240 रखेंगे ऊपर। 240 अपॉन 240 मतलब पूरा सॉल्यूशन कितना दे दिया है? 300। 240 अपॉन 300 सॉल्यूशन दे दिया है, इंटू 100 कर देंगे। 0 0 0 0 कैंसिल आउट, और 3 से जब 24 मतलब 60 आ जाएगा। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे 60 आ जाए। देख लो, देख लो भाई, देख लो, यही हो रहा। अरे भाई, अरे 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 अरे, ये सही हुआ यार। मैं जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। देख लो, आपका ये दोनों सॉल्यूशन है और ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब चलो हम आते हैं नॉर्मेलिटी पे। अब चलो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस चलिए। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मेलिटी पे। और भैया अब पूरी इफिशियंसी लगा देना पढ़ाई में, कंसंट्रेट होके पढ़ना, ठीक है। क्योंकि भाई चाहे जो बोलो, पढ़ना है, चाहे रोज से पढ़ोगे चाहे जाके पढ़ोगे। अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। देखो, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का टेस्ट तो काफ़ी सिमिलर होता है मोलरिटी के हिसाब से। अगर देखा जाए अभी तक हमने जो पढ़ा है, मोल, मोलरिटी, मोलरिटी, अब उसी तरह इट आया है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या कहता है कि इट इज अ रिप्रेजेंट एज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज दी नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी जो होता है बच्चा, ये नॉर्मेलिटी की यूनिट जो होती है नॉर्मल होती है। अब ऐसी बातों पे आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा मुझे अपने हाथ का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी तो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देखो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी तो यन से लेते हैं, कैपिटल यन से। इसका पहले डेफिनेशन क्या बोलते हैं वो देखो। इसका डेफिनेशन बोला है, इट इज रिप्रेजेंट एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने बोला? इट इज रिप्रेजेंट एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? और लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम हो रहा वो हमेशा लीटर में हो रहा, लीटर में हो रहा। इसकी यूनिट जो होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है, नॉर्मल होती है। या फिर ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट, या तो तुम ये बोल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर,
मतलब ग्राम बाई लीटर, ग्राम लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। ये एज यूजुअल जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बोलो, ठीक है। अरे सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप? तो चलो ठीक है, ये बता दिए इसकी यूनिट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे और देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो किस तरह निकालोगे। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो हम बार बार इतनी बड़ा नहीं लिखूंगा, यन और इक्यू लिखूंगा, यन इक्यू लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हूं। ये क्या हो रहा, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नहीं यार, ये तुमने पहले पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में पहला फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास इक्वल टू मोलर मास। यहाँ पे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जा, इक्विवेलेंट मास। अरे सर, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं मालूम पड़ा, यहाँ पे आप नया टर्म ला दिए इक्विवेलेंट मास। रुको अभी समझ में आएगा। अब देखो, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप ये कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। देखो भाई, अभी 3 फार्मूले मैंने बताया। नॉर्मेलिटी टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होगा। इसकी यूनिट नॉर्मल होगी, ग्राम पर लीटर बोल सकते हैं। फिर मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर तुम्हें एक बात नहीं समझ में आई, भैया इक्विवेलेंट मास कैसे हम निकालेंगे, तो मैंने बोला इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अरे सर, एन फैक्टर क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है। एन फैक्टर अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे एटम के लिए कुछ और एन फैक्टर है, बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, उसमें तुम एन फैक्टर निकालोगे। आगे ये जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे, रेडॉक्स पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इसमें एन फैक्टर वाला टर्म बहुत आएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने इतनी सारी बात कही। अब देखो, मैं फिर इस फार्मूले को दोबारा लिखा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही पढ़ा ना? हाँ सर, यही पढ़ा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या पढ़ा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो भैया इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या रख सकते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब देखो, एन फैक्टर जो होता है ये ऊपर जाएगा, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये है ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। अरे सर, ये बात बताइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कहीं फार्मूला सुना लग रहा है। अरे यार, मोल में हमने क्या पढ़ा, पहला जनरल फार्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यही तो फार्मूला पढ़ा था मोल में कि भैया मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास।
दैट्स वाई यहाँ पे हम मोल इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल कहाँ से आया ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी, मोल कहाँ से आया ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि भैया मोल गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने क्या रखा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर चला गया और गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या आ गया, मोल, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। अब देखो फिर उसके बाद हम आते हैं नॉर्मलिटी पे, नॉर्मलिटी पे फिर हम आते हैं नॉर्मलिटी। पहले मैंने ये लिखा है, फिर ये बताया है, फिर यहाँ पे आया है, ऐसे चलना, पहले मैंने ये लिखा, फिर ये बताया हूँ, फिर इस पे आया हूँ, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ नॉर्मलिटी पे, नॉर्मलिटी पे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यही पढ़ा है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही पढ़ा है। हाँ यही पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना। तो भैया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब ये भी तुम्हें दिखा दूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला है, हमने निकाला क्या, मोल इंटू एन फैक्टर। अरे यार देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या निकालते आ रहा हूँ, मोल इंटू एन फैक्टर। तो भैया ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम क्या रख सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। तो लिख दे रहे हैं मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब भैया ये आप क्या क्या बना रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत टफनेस है, बहुत टफनेस है। कुछ नहीं, दिमाग हल्का करो और देखो अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कहाँ पढ़ा हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे यार मोलरिटी, मोलरिटी में हमने क्या पढ़ा था, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स वाई इन इतने तो मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हम क्या ले सकते हैं, मोलरिटी, मोलरिटी हटा रहा हूँ, इतना हटा रहा हूँ। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये फाइनल हम लोग का फार्मूला आ गया। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी अपॉन इंटू एन फैक्टर। तो देख लो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा भी बताऊंगा, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे पढ़ना नहीं है खुद तो, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ और ये चीज़ मुझे तुम लोग को भी समझाना है। देखो नॉर्मलिटी तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लाओ ये लिख दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या फार्मूला होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये नया टर्म आया इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। फिर मैंने इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा, गिवन मास मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह, इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने मोलर मास रखा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यहाँ पे एन फैक्टर रखा। अब एन फैक्टर ये यहाँ पे आ गया, तो एन फैक्टर यहाँ पे आ गया, एन फैक्टर यहाँ आ गया, और फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल का फार्मूला होता है। तो मोल इंटू एन फैक्टर होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। यहाँ पे मेरा पहला फार्मूला आया मोल इंटू एन फैक्टर। फिर मैं इस मेन फार्मूले पे आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या रख सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, तो हमने रख दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वैसे रखने दिया। फिर हमने मोलरिटी में पढ़ा है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज दी मोलरिटी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब समझ में आ गया होगा। अब पूरा एक बार मैंने सारी चीज बता दिया, सारी कॉन्सेप्ट मैंने बता दी, अब समझ में आ गया होगा नॉर्मलिटी का हर एक चीज। हाँ, लेकिन एक चीज तो नहीं समझ में आया, एन फैक्टर क्या है यहाँ पे एन फैक्टर भैया क्या है, यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या लेना देना, मुझे अभी तो नहीं समझ में आ रहा। वेट करो और समझो। वेट करो और समझो। इतना भैया समझ में तो आया है ना। अभी आजे चलो और मजा आएगा। अब देखो एन फैक्टर का मैं मिटा रहा हूं भैया, मिटा रहा हूं, लिखना हो वीडियो पॉज करो लिख लो। तो सर इतना फार्मूला रखना पड़ेगा, अरे कौन बोला इतना फार्मूला रखना पड़ेगा। देखो अभी हम बहुत सारी चीज बताएंगे। हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार सारी चीज बता दे रहा हूं। हमने पढ़ा क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। भाई ये एन मोल नहीं है, मोल नहीं है, अरे यार लिख दे रहा हूं, नहीं कंफ्यूज रहोगे तुम, सालों साल कंफ्यूज हो जाए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नॉर्मेलिटी हो गया। अब मैंने बोला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मैंने ये बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भैया इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह तुम क्या ले सकते हो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह तुम क्या रख सकते हो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर रख सकते हो कि नहीं, हाँ रख लिए। अब मैंने बोला एन फैक्टर ऊपर चला आएगा, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर। ये हमने पढ़ा, ठीक है, सिंपली भाषा में इतना मैंने बता दिया। अब उसके बाद मैंने बोला कि जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ जाए, मोल इंटू एन फैक्टर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब फिर मैंने बोला क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है मोलरिटी, तो हमारा मेन फार्मूला क्या आ गया, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल मतलब एन मतलब स्मॉल एन मतलब मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू एन फैक्टर होता है। अरे यार ये चीज तुमने पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में, तो बोल नहीं सकता ये बात, ठीक है। अब देखो अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया रहे तब तो ये ठीक है, अगर बाई दी वे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे दिया जाए तो हमने वही पढ़ा था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू एन फैक्टर। अरे यार, अरे भैया
यहाँ पे मोलरिटी था, इट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे चलते रख दिया जो कि लीटर में होता है। ये फार्मूला होता है मोलरिटी का फार्मूला, और ये भी मोलरिटी का फार्मूला होता है, ये भी मोलरिटी का फार्मूला होता है, लेकिन ये तब होता है जब वॉल्यूम हमेशा ml में हो, जब वॉल्यूम हमेशा ml में हो। तो ये नॉर्मेलिटी का ये फार्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी का फार्मूला ये आ गया। अब सर, अरे सर इतना रटना पड़ेगा, मैं तो एकदम भूलने पे कंफ्यूज हो जाऊंगा। मत मत मत, तुम्हें ये याद करना है, ये याद कर लो, एक फार्मूले ये याद कर लो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। बस ये बात तुम्हें मालूम होता है। मोलरिटी तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हर कोई जानता है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हो, तुम्हें ये भी मालूम होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और n फैक्टर वैसे ही है n फैक्टर। तो ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला ये है। अब तुम्हें ये दोनों टर्म रखने से बोला है, अगर तुम्हें ये मालूम हो तो मोलरिटी का दोनों वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अब सर ये इतने तो कैसे याद करें भाई, तो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चीज़ें में मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके मैं कम से कम होने का सब कुछ बताऊंगा पर्याप्त। तो भैया ये सारी नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद आगे चलते हैं नॉर्मेलिटी के केस में, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी के केस में आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ। अब n फैक्टर पे आते हैं। एक नया टर्म आया है n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। नहीं समझना है, बोल दो n फैक्टर हमें समझना ही नहीं है। हाँ सर, वैसे भी समझ में कौन सा आ ही रहा है, कौन सा आ ही रहा है, क्योंकि डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर डॉक्टर बनना होता तो तुम्हें ये बोलना होता कि क्या पढ़ा रहे, इतना सिंपल सिंपल सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बस इतनी हार्ड पढ़ाएं तब मजा आए पढ़ने में। उस सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट बना के पढ़ो, और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, मजा आएगा भाई। और अगर डॉक्टर बनना है तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट लेके हर एक सब्जेक्ट को डील करना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट को हेट करके मत फेंक देना कि यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बायोलॉजी मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को एकदम दिल पे दिमाग पे चढ़ा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो n फैक्टर जो होगा अलग अलग चीज़ों के लिए लिख लो। पहले अगर मान लो किसी एटम का n फैक्टर निकालना हो, एटम का n फैक्टर निकालना हो तो उसका वैलेंसी नंबर होगा। किसी एटम का निकालना हो तो वैलेंसी नंबर होगा, n फैक्टर होगा वैलेंसी नंबर। मान लो एटम हो गया, एटम ना दे मान लो, अब आयन दे दे तो आयन का क्या हो जाएगा, चार्ज। आयन का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज उठता n फैक्टर, जैसे कि मान लो यहाँ पे सोडियम एक एटम दे दिया जाए, सोडियम का मान लो सोडियम का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है कि नहीं, तो ये 1 क्या है, n फैक्टर हो गया। मान लो एल्युमिनियम का दे दिया जाए तो इसका वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाए, 3। अरे मान लो यार कैल्शियम दे दिया जाए तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। अरे छोड़ो, मैग्नीशियम दे दिया जाए, मान लो मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी कितना होता है, 2, तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। अब मान लो चार्ज आ जाए। अब चार्ज तो कैसे डील करना है, मैंने बोला क्या, अगर किसी आयन दे दिया जाए, मान लो Na+ दे दिया जाए। अब Na+ कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो मतलब इसका चार्ज मतलब 1 जो है इसका n फैक्टर है। मान लो Mg2+ दे दिया जाए, अब इसका n फैक्टर कितना चार्ज है, 2 है, तो भैया n फैक्टर 2 हो जाए। अरे छोड़ो यार, अगर मान लो Al3+ दे दिया जाए, कितना चार्ज है एल्युमिनियम पे, 3 है, तो इसका n फैक्टर 3 हो गया। अरे छोड़ो यार, इतना कौन सोचेगा। मान लो क्लोरीन पे -1 है, कितना चार्ज है क्लोरीन पे, 1 है, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। अरे इतना सोचने का क्या है, इतना सोचेगा तो कैसे करेगा। अब मान लो कोई
तो ही सॉल्ट हो। अब मान लो सॉल्ट हो, सॉल्ट पे या तो कैटायन या एनायन पे जो चार्ज होता है, कैटायन या एनायन पे जो चार्ज होता है वही होता है एन फैक्टर। मतलब सॉल्ट के केस में जो कैटायन या एनायन के केस पे, कैटायन या एनायन के केस में जो चार्ज होता है, कैटायन या एनायन के केस पे जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है। अरे सर मुझे नहीं समझ में आया, अरे NaCl ले लो, सिंपल शार्ट, कॉमन शार्ट, जो तुम बोल सकते हो, सोडियम क्लोराइड जो भी। अब देखो सोडियम पे कितना चार्ज है +1, क्लोरीन पे कितना है -1। अच्छा इसका एन फैक्टर या तो हम कैटायन पे ले लो +1, एनायन पे ले लो +1, इसका एन फैक्टर 1 हो जाए। अरे छोड़ो यार, ये चाहे तो MgSO4 ले लो, MgSO4 ले लो, SO4 पे कितना चार्ज होता है -2 और Mg पे कितना होता है +2। अरे यार एन फैक्टर तो इसका 2 आ जाएगा। इतना सोचने वाली क्या बात है। अब मान लो और क्या सोच सकते हैं, मान लो दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, अब ऐसे ऐसे अब टर्न लेना। अब मान लो फिर मान लो तुम्हें दे दिया जाए नेक्स्ट केस में एसिड का निकालना हो, मान लो किसी एसिड का निकालना है। एसिड का क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस डोनेट, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज करना, या तो तुम बोल सकते हो उसकी बेसिसिटी जितनी हो वही एन फैक्टर हो जाए, उसकी बेसिसिटी जितनी हो वही एन फैक्टर हो जाए। मान लो H2SO4 है, ये H प्लस दो रिलीज कर सकता है, मतलब इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, तो इसी का एन फैक्टर कितना हो जाए 2 हो गया। मतलब भैया जो एसिड जितना H प्लस रिलीज करेगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा, और H प्लस रिलीज करने को ही बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। अच्छा मान लो कोई बेसिक कंपाउंड आ जाए, जितना OH माइनस रिलीज कर दे उतना ही उसका एन फैक्टर। अरे या तो ये बोल दो कि एसिडिटी, मतलब भैया उसकी कितनी एसिडिटी है, एसिडिटी पेट वाला मत समझ लेना, एसिडिटी मैंने क्या बोला, एसिडिटी मतलब तुम हमेशा पेट वाला मत सोचा करो, ठीक है। जितनी उसकी एसिडिटी होती है उतना, अरे यार छोड़ो, नंबर ऑफ OH माइनस जितना रिलीज करेगा उसी तो बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है। अब देखो अगर मान लो NaOH ये 8 OH माइनस तो रिलीज कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया, इसका एन फैक्टर 1 हो जाए, ठीक है। तो भैया एटम के केस में जो एन फैक्टर हो रहा बैलेंसिंग नंबर हो जा, आयन के केस में जो एन फैक्टर हो जा चार्ज हो जा, 60 के केस में कैटायन या एनायन के केस पे जो भी चार्ज हो जा वही हो जा उसका एन फैक्टर। एसिड में नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज करना, या तो उसी तो बोलते हैं बेसिसिटी, मतलब उसका जितना बेसिसिटी हो जा उतना ही उसका एन फैक्टर हो जा। और बेसिक केस में नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज करने को ही बोलते हैं बेसिसिटी। तो ये बात आप तो समझ में आ गया होगा, एन फैक्टर वाला केस भैया समझ में आ गया होगा हर हाल में, ये केस आप तो। अब उसके बाद मान लो एक कभी पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे पूछा नहीं जाता है। अब ये चीज़ आप फोटो खींच लो या लिखना हो नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं, एक नया टर्म आता है डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन तो समझने के लिए तुम्हें मोलरिटी की कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी। डाइल्यूशन तो समझने के लिए तुम्हें कुछ बातें मोलरिटी की याद करनी पड़ेगी। डाइल्यूशन तो याद करने के लिए, डाइल्यूशन या नॉर्मेलिटी मिक्सचर, मोलरिटी निकालते हो ना, हाँ मोलरिटी तो निकालते हैं।
अब वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है, वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। जैसे कि मान लो डाइल्यूशन का पहला फार्मूला क्या होता है, डाइल्यूशन का फार्मूला हमने वहाँ पे मोलरिटी के केस में क्या पढ़ा था, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यही पढ़े थे ना, यही पढ़े थे ना, हाँ पढ़े यही थे, अब तो भैया यही पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 v1 इक्वल टू n2 v2, डाइल्यूशन के केस में n1 v1 इक्वल टू n2 v2, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। अरे सर ये आया कहाँ से, ये नहीं समझ में आ रहा, अपने तो ये समझना है आया कहाँ से, आपने ऐसे कैसे लिख दिया n1 v1 इक्वल टू n2 v2, मतलब कुछ भी कोई भी आके पढ़ा दे n1 v1, आया कहाँ से, अच्छा आया कहाँ से, कंट्रोल करो यार, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। देखो जब हमने पढ़ा है m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये तो हमने मोलरिटी के केस में पढ़ा। अब मैंने जब यहाँ पे नॉर्मलिटी पढ़ाया तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर मैंने पढ़ाया है कि नहीं, हाँ पढ़ाया है, उसमें कौन सी बड़ी बात। अब मैं मोलरिटी की जगह क्या ले सकता हूँ, नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर, आप ले सकते हो नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर इक्वल टू n1 v1 इक्वल टू नॉर्मलिटी 2 अपॉन n फैक्टर ले सकते हैं इंटू v2, ये ले सकते हैं कि नहीं, अरे यार मोलरिटी तो इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर ले सकते हो कि नहीं, हाँ ले सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, लो n फैक्टर दिया n1, अरे मैं ये सोचा था n1 v1 इक्वल टू n2 v2, यही तो हमें बता रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट याद कर लो, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें डेरिवेशन चाहिए तो लो देख लो डेरिवेशन देख लो, डाइल्यूशन का केस ये हो गया, अब डाइल्यूशन का केस हो गया ये, अब तो छोड़ो, अब उसके बाद हमें मान लो इस पे ग्राफ पूछ लिया जाए नॉर्मलिटी और वॉल्यूम पे, मैंने वहाँ पे क्या पढ़ाया था, वहाँ पे मोलरिटी और नॉर्मलिटी का मोलरिटी और वॉल्यूम का जब ग्राफ बनवाया था, मैंने क्या बोला था, मोलरिटी इनवर्स है ना वॉल्यूम से, मैंने ये बोला था कि नहीं, कि याद करो मोलरिटी एक स्ट्रेट लाइन आया था, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था, कुछ याद है, हाँ याद तो नहीं आ रहा हो जा, क्यों रिवाइज नहीं की हो जाए तो रिवाइज करो, जाते करो रिवाइज, ये लेक्चर देते फिर उसके बाद पुरानी चीज़ रिवाइज करो, नहीं करोगे नहीं समझ में आ रहा, जाहिर सी बात है अब तो पुरानी चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, उसमें मैं भी तो नहीं कर सकता हूँ। अरे भैया जब कोई चीज़ रखते रहोगे तो वैसे धूल जमता रहेगा, उस धूल को हटाओ, अपने दिमाग में नई चीज़ डालो, तभी उस चीज़ का सही उपयोग कर पाओगे। अगर मान लो तुम वैसे रिवाइज नहीं कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाए हो, तो नीट में जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगेगा तो बुरा लगेगा, तुम्हें तो बुरा लगेगा कि यार मैंने ये सारे क्वेश्चन दोबारा देख लिया होता, एक बार ओपन करते तो मुझे सारा चीज़ एक बार, भाई ऐप चलाते हो कि नहीं, हर हफ्ते या महीने के बाद अपडेट आता है, तो वो जब अपना अपडेट कर देता है तो तुम क्यों नहीं करते हो, तुम अपना पढ़ाई अपडेट करो ना, NCERT अपडेट हो जाए 2 साल बाद, तो तुम अपने माइंड को क्यों नहीं अपडेट कर रहे हो, करो अपडेट। डाइल्यूशन का केस हो गया। अब मैंने बोला कि भैया नॉर्मलिटी इनवर्स अपॉन वॉल्यूम, अब जो हमारे बच्चे होंगे वो तुरंत बोलेंगे कि भैया अगर मैं बोल दूं इनिशियल भैया इनिशियल, अगर नॉर्मलिटी n है और मान लो फाइनल नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा 5n, तो भैया वॉल्यूम कितना हो रहा, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाए हैं, भैया नॉर्मलिटी इनवर्स है वॉल्यूम, मतलब नॉर्मलिटी अगर 5 गुने बढ़ी हुई हैं तो वॉल्यूम 5 टाइम्स कम हो जाएंगी, तो v/5 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे दिमाग नहीं लाएंगे, नॉर्मलिटी पहले इनिशियल कितना था n और फाइनल कितना हुआ 5n, और वॉल्यूम इनिशियल क्या था v, मतलब जितना नॉर्मलिटी बढ़ेगा उतना वॉल्यूम उतने टाइम कम होगा, 5 टाइम नॉर्मलिटी बढ़ा तो 5 टाइम वॉल्यूम कम हो जा, 10 टाइम नॉर्मलिटी बढ़ा तो 10 टाइम नॉर्मलिटी कम हो जाए। अरे यार छोड़ो, अगर मान लो इनिशियल में नॉर्मलिटी 5n था और फाइनल क्या हो जाए 10n हो जा, तो वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा, अरे सर ये
v/5 हो जाएगा। कहाँ भैया, कहाँ पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो। 5 टू 10 मतलब 2 टाइम्स हमारा नॉर्मेलिटी बढ़ रहा है, 2 टाइम नॉर्मेलिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम 2 टाइम कम हो जाएगा, v/2 आएगा। अरे यार छोड़ो, मान लो 10 टाइम नॉर्मेलिटी हो जाए और इनिशियल 10 नॉर्मेलिटी हो जाए, फाइनल 100 नॉर्मेलिटी हो जाए और वॉल्यूम मान लो 10 वॉल्यूम इनिशियल हो जाए तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। अरे 10 मतलब 100 मतलब 10 टाइम नॉर्मेलिटी बढ़ा है और इनिशियल वॉल्यूम 10 है तो 10 टाइम कम हो जाएगा, मतलब v/10 हो जाएगा, v/10 हो जाएगा। नॉर्मेलिटी 10 इंटू 10 मतलब 100 मतलब 10 टाइम अगर नॉर्मेलिटी बढ़ रहा है तो 10 टाइम वॉल्यूम कम हो जाएगा, 10 टाइम वॉल्यूम कम हो जाएगा। और इसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का हमेशा रिश्ता ऐसे ही आता है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का हमेशा रिश्ता ऐसे ही आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह सारे ग्राफ होंगे। ये सारी चीज़ पूछे गए हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ पूछे गए हुए हैं। समझ में आ रहा है भैया, ये सारी चीज़ पूछे गए हैं। अब मान लो मिक्सिंग का एक सारा चीज़ है, अब मिटा रहे हैं भैया, लिख लो जल्दी। कल इस पे नॉर्मेलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अपने तो नॉर्मेलिटी पे कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो मिटा रहा हूँ। अब उसके बाद हम मिक्सिंग पे आते हैं, मिक्सिंग क्या होता है। अरे सर हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे यार तुम ये पढ़े हो, मोलरिटी मिक्सचर इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाँ, याद आ गया भाई, मोलरिटी मिक्सचर इक्वल टू ये फार्मूला पढ़े थे। हाँ सर याद आ गया, मोलरिटी मिक्सचर का फार्मूला क्या आता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे वही नॉर्मेलिटी मिक्सचर का फार्मूला क्या हो जाएगा, n1 v1 प्लस n2 v2, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूला पढ़ लो। अब देखो, अदर सोल्यूट अदर सेम टाइप का रहा तब तो ठीक है, अदर सेम नेचर का रहा तब तो ठीक है। अदर बाई द वे सोल्यूट जो हो गया अदर अपोजिट नेचर का हो गया तो नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू n1 v1 माइनस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब सर इसमें एक नया टर्म आ गया, नेचर देखा जाता है। यहाँ पे अगर अपोजिट नेचर का हो गया सोल्यूट, अपोजिट नेचर का सोल्यूट हो गया, अपोजिट नेचर का सोल्यूट हो गया तो हमने क्या पढ़ा, n1 v1 माइनस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूले हो गए हमारे मिक्सिंग पे। तो भैया नॉर्मेलिटी का केस यहाँ पे होता है समाप्त। नॉर्मेलिटी का हमने फार्मूला पढ़ लिया, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब इस पे हमें क्वेश्चन करना है, तो चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे, ठीक है। क्या बात है सर, मज़ा आ गया पढ़ने। अब मान लो एक क्वेश्चन करवा दिया जाए भाई, चलो भैया आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है, नज़र आ रहा है, तो इसे करने का प्रयास करें, पूरा जी जान लगाएं। कैसे होगा, कॉपी पेन उठाओ और इसे सॉल्व करो। उठाओ यार, मैजिक खाना छोड़ दें और हाथ उठाएं और कलम उठाएं, सॉल्व करें।
क्वेश्चन देखने में कितना हार्ड लग रहा है ना। ए मिक्सचर इज अ फॉर्म बाई मिक्सिंग 2 लीटर ऑफ 0.1। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं ना। वॉल्यूम कितना दे दिया है 2 लीटर, मोलेटी 0.1, V1 M1, V2 3 लीटर, M2 0.1। तो पूछा क्या है, फाइंड दी फाइनल वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना दे दिया है, वी फाइनल 10 दे दिया है। अच्छा 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 अच्छा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू N1V1, N1V1 हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, M1V1 तो नहीं पढ़े हैं, नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा है N1V1। हाँ बहुत सही, क्वेश्चन बम्पर है भाई यार, मैंने समझ गया। अरे यार नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमने पढ़ा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है ना, हाँ यही पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। सॉरी 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 सॉरी, V1 प्लस V2 नहीं हो रहा। अरे यार वहाँ पे V मिक्सचर कर देना, V मिक्सचर कर देना, V मिक्सचर कर लेना। वहाँ पे मैंने V1 प्लस V2 अगर लिखवाया होंगे तो V मिक्सचर कर लेना, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर पढ़े हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर अभी हमने पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है। तो मोलरिटी कितना दे दिया है, मोलरिटी 0.1 दे दिया है, एन फैक्टर H2, इसका एन फैक्टर 2 है, मतलब 2 है इंटू 2, और वॉल्यूम कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, प्लस प्लस N2 मतलब मोलरिटी का 2 0.1, ये भी हो जाएगा। इसका वॉल्यूम नहीं 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 नहीं, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर भी 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन फाइनल वॉल्यूम 10 हो जाएगा। देखो यही होगा ना, यही होगा ना, देखो देख लो भाई, यही होगा, यही होगा। तो 0.4 प्लस 0.6 अपॉन 10, 6 4 10 मतलब 1.0, 0.1 मतलब 10/10, 0.1 आ जाएगा क्या, 4 और 3 4 5 6 7, देखो क्या आ रहा है, देख लो, मैंने तो गलती, अब हम समझ में आ गया क्या गलती हुई, गलती क्या हुई मैं समझ गया क्या हुई सर। यहाँ पे 0.6 0.4 सही तो है कैलकुलेशन, अरे यार नहीं समझे, ये क्या दे दिया है, हम यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे हैं यार, जब ये नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो हमें मोलरिटी में क्या जरूरत था यार, ये नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, देख लो नॉर्मलिटी, क्योंकि यन नॉर्मल यूनिट दे तो 0.1 मतलब नॉर्मेलिटी दिया हुआ, और यहाँ पे 0.1 यम मतलब मोलरिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोलरिटी मतलब हमें यहाँ पे 2 नहीं लिखना था, यहाँ पे 0.3 आएगा, तो 0.4 प्लस 0.3 मतलब 0.7/10 मतलब 7/100, 7/100, तो ये क्या आ जाएगा 0.07, आंसर होगा 0.07। देख लो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 0.1, यहाँ पे मोलरिटी दिया था तब हमें नॉर्मेलिटी निकालना था, तो मोलरिटी 0.1, इसका एन फैक्टर 2 तो 0.2 आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 0.1, तो 0.1 दिया हुआ है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2 और वॉल्यूम 2 दिया है, ठीक है 0.07। अब इसका देखो, ए मिक्सचर बाई एडिशन ऑफ V इक्वल टू 3 दे दिया है और नॉर्मेलिटी दे दिया है 0.1, वे 2 लीटर, वॉल्यूम कितना दे दिया है 2, मोलरिटी दे दिया है 0.1। अब क्या करना है, NaOH ये क्या है कॉमन साल्ट, इसका एन फैक्टर 1 ही आएगा इसका, अरे यार मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी,
नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। हाँ, तो मोलरिटी कितना दे दिया 0.1 और इतना एन ओ एच 1 हो जाएगा, तो इतना 0.1 आ जाएगा नॉर्मेलिटी। तो हमें क्या निकालना है एन मिक्सचर, तो एन वन मतलब 0.1 इंटू वॉल्यूम 3 0.1 एन2 हो जाएगा इंटू वॉल्यूम 2 अपॉन 2 + 3 5 हो जाएगा, तो 0.3 प्लस 0.2 अपॉन 5 3 2 5 0.5 अपॉन 5 मतलब 0.1 आ जाएगा। देख लो भाई, देख लो हर एक चीज ना, देख लो भैया 0.1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही। अब आप लोग आगे सॉल्व करो क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपने लिए हमेशा समय दो, रिवीजन करो और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखो भैया, सीखो और करने का प्रयास करो। तो भैया आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।